देखिए बेटा, हम बात करते हैं अथॉरिटी की। हमने कहा था कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल की बिहाफ पे काम करता है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान होता है, और एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल को ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो कॉम्पिटेंट है, और अगर वो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो अपने प्रिंसिपल को भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब लेट सपोज एजेंट ने कोई काम किया प्रिंसिपल के बिहाफ पे, कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, और सी कौन है जनाब? प्रिंसिपल है। ये ए कौन है जनाब? ए आपके पास एजेंट है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। लेट सपोज घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान हुआ? बी और सी के दरमियान। घर किसका था? सी का था। ए कौन था? एजेंट था। अब जब बी घर के कागजात लेने के लिए आया और पैसे देने के लिए आया, सी ने कहा भाई कौन हो तुम? इसने कहा जी ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए आपका एजेंट है। ये कहेगा ए कौन है? वो तो मेरा एजेंट है ही नहीं, वो तो उसको तो मैं जानता ही नहीं हूं, वो तो घर बेचने के लिए मेरा एजेंट ही नहीं है। इनकार कर सकता है ना ये? इसके पास क्या सबूत है कि जनाब वो एजेंट होगा कि नहीं? ये इनकार कर सकता है कि जनाब वो मेरा एजेंट ही नहीं है। एक तो ये। दूसरा मसला क्या क्रिएट हो सकता है? लेट सपोज ये घर उसने जनाब कर दिया तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये 1 करोड़ रुपए लेके आया, सी ने कहा भाई उसको तो मैंने ऑथराइज ही नहीं किया था 1 करोड़ रुपए बेचने के लिए, मैंने तो उसको कहा था कि कम से कम 2 करोड़ रुपए बेचना। ये तो ऑथराइज नहीं था, इसने अपना बियॉन्ड द अथॉरिटी जाके काम किया, इतना तो डिस्काउंट मैंने इसको देने के लिए अलाउ किया ही नहीं था। अब 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि प्रिंसिपल या तो इनकार कर दे, डिनाई कर दे कि कोई मेरा एजेंट है, या फिर प्रिंसिपल कह दे कि उस एजेंट ने क्या किया है, अपने अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके काम किया। इसके लिए कानून ने आपको बता दिया कि जनाब एजेंट की अथॉरिटी होती है, इस वजह से पहले देख लेना क्या एजेंट ऑथराइज भी है कि नहीं। ठीक है, तो एजेंट की अथॉरिटी जनाब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहता है जी आपके पास है एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी। एजेंट की अथॉरिटी क्या हो सकती है जी? 2-3 किस्म की अथॉरिटी हो सकती है। एक होती है एक्सप्रेस्ड, एक होती है जनाब आपके पास इंप्लाइड, एक होती है ऑस्टेंसिबल, और एक और कैटेगरी हम कंसीडर कर लेते हैं इन इमरजेंसी। एक्सप्रेस अथॉरिटी वो वाली अथॉरिटी होती है जिसके प्रिंसिपल ऑथराइज कर दे बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये आपके पास क्या है? एक्सप्रेस अथॉरिटी। मिसाल के तौर पर ए ने बी से कहा, सी ने ए को कहा कि भाई मेरा घर जो है वो 1 करोड़ रुपए तक निकलवा दो। ठीक है जी। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ये घर जो है वो 1 करोड़ रुपए का निकलवा दिया। अब यहाँ पे सी ने फुली ऑथराइज किया हुआ था ए को बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, और अगर ये राइटिंग में लिख कर दे दे कि जनाब ए मेरा एजेंट है और ये मेरे बिहाफ पे घर बेच सकता है, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी ए के नाम पे कर दे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी ए के नाम पे करने का क्या मतलब है कि इस घर की जो भी डीलिंग होगी वो ए ही करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? एक्सप्रेस अथॉरिटी। गॉट इट? समझ आ गई बात की? एक है आपके पास इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जनाब हम कहते हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट की नेचर से या बिजनेस की नेचर से या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस से पता चल रहा होता है हमें कि जनाब ये इसके पास इंप्लाइड अथॉरिटी है। इनफ्रेड फ्रॉम या फ्रॉम मैनर्स ऑफ कंडक्टिंग ड्यूटीज। मिसाल के तौर पर आप फीस देने के लिए आए, आपने देखा कि जनाब एक दिन उमैर साहब सीट पे नहीं थे, लोग जो भी फ़ी दे के जा रहे थे वो सारी की सारी फ़ी जो हमारे एडमिशन ऑफिसर हैं उनको दे के जा रहे थे। हालांकि एडमिशन ऑफिसर्स को अलाउ हमने नहीं किया फ़ी कलेक्शन,
लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के थे, हमने कहा जी आप फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। किसी बच्चे ने देखा कि ये वाले लोग भी फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं, अगले दिन वो आया और मेरा सीट पे नहीं था, वो बच्चा उसी को दे गया एडमिशन ऑफिसर को फ़ी। अब एडमिशन ऑफिसर के साथ हमने उनको थ्राइस एक्सप्रेसली या किसी किस्म का हमने उनको रिटर्न में लिख के नहीं दिया हुआ, लेकिन उनका काम करने का तरीका बता रहा है कि जनाब उनके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी कि वो क्या कर सकते हैं, वो फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से लेट्स सपोज एक बंदे की एक दुकान है, आपकी बुक में जो एग्जांपल लिखी है बड़ी अच्छी, एक बंदे की एक दुकान है, ऑनर खुद दुकान पे नहीं बैठता, उसने वहाँ पे एक बंदा रखा हुआ है और वो बंदा ऑनर के बिहाफ पे, ऑनर के नाम पे चीज़ें परचेज भी करता है और सेल भी करता है और इसमें से पेमेंट भी कर देता है, ठीक है, ऑनर के नाम, ऑनर के बिहाफ पे। अब लेट्स सपोज एक वो बंदा, वही बंदा किसी बंदे से चीज़ें उधार लेके आता है, तो वो बंदा क्या समझेगा कि उस ऑनर के पास क्या है जी, इम्प्लाइड अथॉरिटी है चीज़ों को सेल परचेज करने के लिए, बेशक उसमें किसी किस्म का कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी ना दी हो। गॉट इट? यहां तक के मसले मसाइल। एक चीज़ है जनाब ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी का मतलब होता है कि जनाब ना तो उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी है, ना ही इम्प्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन थर्ड पार्टी को लगता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑथराइज्ड पर्सन। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे एक एडमिशन ऑफिसर काम करते थे, रिसेंटली उन्होंने छोड़ दिया, वो छोड़ के चले गए। हमारे एडमिशन ऑफिसर क्या कर रहे थे, फी कलेक्शन कर रहे थे, वो बंदा भी फी कलेक्ट कर रहा था। अब वो बंदा लेट्स सपोज छोड़ के चला गया, आप में से कोई बच्चा जिसको नहीं पता कि वो छोड़ के चला गया है, वो फी दे देता उस बंदे को, यह सोचकर कि शायद ये अभी भी क्या है, स्कैन्स का एम्प्लॉय है, ठीक है, अभी भी क्या है, ये ऑथोराइज्ड है। लेकिन वो बंदा ना तो एक्सप्रेसली ना ही इम्प्लाइडली वो बंदा ऑथराइज था, वो बंदा सिर्फ अपने फेस की वजह से, अपने थर्ड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो क्या कहलाया, वो ऑथराइज कहलाया, ठीक है। तो हम इस तरह की अथॉरिटी को क्या कहते हैं, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। गॉट इट? बाय परसेप्शन ऑफ थर्ड पार्टी। इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले इनको जरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम एंड पे करेंगे जाके। देखिए बेटा, हम बात करते हैं नाप। अच्छा, और एक बात याद रखिए, प्रिंसिपल जो होगा वो लायबल होगा एक्सप्रेस अथॉरिटी के लिए, इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए और एमरजेंसी के लिए। ऑस्टेंसिबल के लिए वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आपने फीस उस बंदे को दे दी जाके, जो बंदा आप स्कैन्स का एम्प्लॉय नहीं है, तो हमारे हिसाब से फीस आपकी नहीं आई, ठीक है। देखिएगा जी, एक्सप्रेस अथॉरिटी के बारे में क्या कह रहा है, द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट मे बी एक्सप्रेस्ड, एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। एग्जाम्पल नंबर 9 देख लीजिए जनाब, पारस अपॉइंटेड आजम एज हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस बाय आर रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी। आजम सोल्ड द हाउस टू तारिक, आजम हैड एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी एंड द ट्रांजैक्शन इज बाइंडिंग ऑन पारस। गॉट इट? इसके बाद जनाब इम्प्लाइड अथॉरिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट मे बी इम्प्लाइड, एन अथॉरिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज टू बी इन्फरेड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, कि केस इस तरह का आपको लग रहा हो, एंड द थिंग्स स्पोकन और रिटन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग मे बी अकाउंटेड फॉर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मतलब मैनर ऑफ कंडक्टिंग ड्यूटीज, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग यानी कि आम तौर पर वो किस तरह से काम करता है, उसको देखकर आपको लग रहा हो कि इसके पास क्या है, अथॉरिटी हो सकती है, बेशक उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है, तो फिर कौन सी अथॉरिटी आ जाएगी, इम्प्लाइड अथॉरिटी। एग्जाम्पल नंबर 11 देख लीजिए, स्पोकन और रिटन में वो कहता है जी इसके अलावा भी, मतलब आपने कोई सर्कमस्टांस को केस इस तरह का बन गया था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 देख लीजिए जनाब, बड़ी मजे की एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रहा था, शॉप की। अमजद ओन्स आ शॉप इन कोयटा, लिविंग हिमसेल्फ इन कराची। अमजद की दुकान किधर है, कोयटा में, लेकिन रहता वो खुद किधर है, कराची में। एंड विजिटिंग द शॉप ओकेजनली, द शॉप इज मैनेज्ड बाय बासित एंड ही इज इन द हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम दाऊद इन द नेम ऑफ अमजद फॉर द पर्पसेस ऑफ शॉप एंड ऑफ पेइंग फॉर देम आउट ऑफ अमजद्स फंड विद अमजद्स नॉलेज। अमजद को उसके बारे में पता था, लेकिन किसी किस्म की राइटिंग में अथॉरिटी नहीं थी। बासित हैज एन इम्प्लॉयड अथॉरिटी फ्रॉम अमजद टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम दाऊद इन द नेम ऑफ अमजद फॉर द पर्पज ऑफ द शॉप। अब दुकानदारी के लिए वो दाऊद से ऑर्डर करवा सकता है, पर्सनल के लिए वो ऑर्डर
नहीं करवा सकता। उसके पास जो अथॉरिटी है वो सिर्फ क्या है जी, शॉप के लिए चीज़ें परचेज करने की, उसके पास पर्सनल चीज़ों को परचेज करने के लिए अथॉरिटी नहीं है। गॉट इट? अच्छा, आप कहते हैं जनाब एक्सटेंट ऑफ एन एजेंट्स अथॉरिटी, कि एजेंट की अथॉरिटी की एक्सटेंशन कितनी है, मतलब ये जो दो आपने देखी हैं एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, इनकी अथॉरिटी कितनी है, उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, यानी कि कहाँ तक उसकी पास पावर है। तो कहते हैं जनाब जो पावर एजेंट को अथोराइज जो की गई है वो अथॉरिटी उस हद तक है कि जनाब जब तक वो काम कर ले, यानी कि तमाम लीगल स्टेप्स अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो एक एजेंट ले सकता है वो सारे के सारे उसके अथॉरिटी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। अनवर इज एम्प्लॉयड बाय परवीन रेजिडिंग इन लंडन टू रिकवर एट कराची अ डेट ड्यू टू परवीन। परवीन ने जनाब अनवर को हायर किया, वो खुद लंदन में रहती है, उसने कहा जी कराची में मैंने किसी से कर्जा लेना है, या जाकर तुम मेरे बिहाफ पे क्या कर लो, कर्जा ले लो। अनवर में अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर दिस पर्पज ऑफ रिकवरिंग द डेट एंड मे गिव अ वैलिड डिस्चार्ज ऑफ द सेम। अब अनवर की अथॉरिटी में क्या कुछ शामिल होगा, वो तमाम लीगल स्टेप्स जो वो ले सकता है अपने डेट को रिकवर करने के लिए, और अगर वो थोड़े बहुत पैसे छोड़ भी देगा तो वो भी उसकी अथॉरिटी का हिस्सा बनेगा। ओके, इसके बाद देखिए जनाब एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन बिजनेस हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। वही बात कर रहे हैं कि जनाब अगर कोई बिजनेस करने वाला एजेंट है तो उसके पास वो तमाम की तमाम पावर्स होंगी जिससे वो प्रॉपरली क्या कर सके, बिजनेस कर सके। इसके बाद देखिए बेटा एपरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल का दूसरा नाम क्या है, एपरेंट अथॉरिटी। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बाय परसेप्शन ऑफ थर्ड पार्टी। वो ऑथोराइज नहीं होगा, ना उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी और ना ही इंप्लॉयड अथॉरिटी होगी, वो ऑथोराइज नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी को लग रहा होगा कि ये बंदा कौन है, ऑथोराइज है। देखिए जनाब द प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी when third party has reasonable reason to believe that the agent has authority to act on behalf of principal even though it might not be the actual case। अगर इसके पास अच्छा खासा मतलब रीजनेबल ग्राउंड्स हैं इसके पास, थर्ड पार्टी के पास, ये बिलीव करने के लिए कि ये बंदा अब ऑथराइज्ड अभी भी है, बेशक वो ऑथराइज ना हो, फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। अगर इसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, ठीक है, तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पे नोटिस दे दिया, फॉर एग्जांपल अब जिस सीट पे वो बैठा करते थे अब आपने देखा उस सीट पे कोई और बंदा बैठता है आके, ठीक है, अब आपको पता है कि शायद वो बंदा यहाँ पे स्कैन्स नहीं आ रहा, अब आपने फिर भी अगर उनको फीस दे दी तो फिर किसकी गलती है, आप लोगों की गलती है, तो फिर उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं जनाब वो बंदा सीट पे बैठता है, उसका आखिरी दिन था और वो छोड़ के जा रहा था और आपको नहीं पता था कि उसका आखिरी दिन है और आपने उसको फीस दे दी, तो अब यहाँ पे लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा, क्योंकि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है इस चीज़ को बिलीव करने के लिए कि ये बंदा अभी भी क्या है, ऑथराइज्ड है। ओके, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। देखो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं किस चीज़ को यकीन करने के लिए कि ये बंदा ऑथराइज्ड है, बेशक वो बंदा ऑथराइज्ड नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेट सपोज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है कि जनाब सर जो हैं वो स्कैन्स के प्रिंसिपल हैं फैसलाबाद के, सबको पता है यहाँ पे। अब अगर लेट सपोज आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कोई फीस वगैरह देते हैं और मुझे देते हैं, और मैं जनाब अगर पैसे लेके भाग जाता हूँ सारे के सारे, मैं क्या करता हूँ, पैसे लेके सारे के सारे भाग जाता हूँ, आप स्कैन्स वालों को कहते हैं कि सर हमने पैसे सारे सारे अपनी जो फीस थी वो हमने प्रिंसिपल साहब को दी थी, तो स्कैन्स ये कहे कि जनाब प्रिंसिपल साहब के पास तो पावर ही नहीं थी कि वो फीस कलेक्ट करता, तो ये स्कैन्स अगर बात कर भी देगा तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं इस चीज़ पे बिलीव करने के लिए कि जनाब प्रिंसिपल का मतलब यही है कि वो तमाम कामों के लिए क्या है, ऑथराइज्ड है। अगर हम उनको फीस दे भी देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं जनाब आप किसी ऑफिस बॉय को फीस दे देते हैं कि भाई साहब ये पैसे ले लीजिएगा और दैट्स इट, और वो जनाब अगले दिन आता ही नहीं है, और आप स्कैन्स को कहें कि नहीं सर हमने तो आपके एम्प्लॉय को फीस दी थी, तो स्कैन्स क्या कहेगा, भाई साहब क्या हो गया आपको, ऑफिस बॉय को कौन फी देता है, और उनको तो हमने ऑथराइज ही नहीं किया हुआ इस चीज़ पे लिए। तो अब यहाँ पे
जी। अब यहाँ पे स्कैंस जो है वो अपनी बात करने के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड है, उसको पता है कि भाई ये गलती किसकी है, थर्ड पार्टी की गलती। ओके, तो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कौन सी जनाब, जिसको थर्ड पार्टी की परसेप्शन पे जो अथॉरिटी नजर आ रही होती है, ठीक है। अगर तो रीजनेबल ग्राउंड्स हैं थर्ड पार्टी के पास तो वो क्या हो जाएगी, अथॉरिटी मान ली जाएगी, प्रिंसिपल लायबल होगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी की जो परसेप्शन है उसकी ग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए बेटा। अच्छा, अनलेस अ थर्ड पार्टी हैज नॉलेज टू द कंट्री he is entitled to assume that an agent holding a particular position has all the powers that are normally given to the person in such a position। ये वो बात वही कर रहा है कि जब तक उसको पता ना चल जाए, अगर उसको पता चल जाए कि जनाब ये बंदा, इसके पास पावर नहीं है एक काम करने की, लेकिन फिर भी वो उससे काम करवाए, तो फिर इसका मतलब क्या है कि जनाब वो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। अगर थर्ड पार्टी को पता चल जाए कि ये एजेंट जो प्रिंसिपल का एजेंट है, ये इस काम करने के लिए एम्पावर्ड नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, फिर भी थर्ड पार्टी उसके साथ वो काम करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसके लिए थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल जो होगा वो लायबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए जी। परवेज टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ हिज एजेंट अनम। परवेज ने जनाब अनम को टर्मिनेट कर दिया अपनी एजेंसी से। नो नोटिस टू दिस इफेक्ट वॉज गिवन बाय परवेज, और परवेज ने किसी को नहीं बताया। Subsequently, Anam purchased some goods from Talal on behalf of परवेज। उसने जनाब क्या किया, जाके तलाल से चीज़ें परचेज कर ली कि परवेज भाई ने भेजा जी। अब तलाल को नहीं पता कि परवेज भाई ने इसको एजेंसी से निकाल दिया हुआ है, तो क्या होगा, इट वॉज हेल्ड दैट परवेज वॉज लायबल टू पे द प्राइस टू तलाल। ठीक है, हाँ जी, उसका काम था ये। वो एक आपने शायद मूवी में देख लेते, क्लिप आया था एक मूवी का, अक्षय कुमार की मूवी, उसमें जनाब वो एक बच्ची आती है छोटी सी, वो एक रेस्टोरेंट पे काम कर रहा होता है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे बर्गर्स वगैरह बेच रहा होता है। तो एक बच्ची आती है छोटी, उसके पास पैसे कम होते हैं। हाँ जी, वो कहता है जी कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, वो थोड़े से पैसे होते हैं, वो थोड़े से पैसे ले लेता है और कहता है जी ये तुम बर्गर ले जाओ। अब वो ऑनर देख रहा होता है रेस्टोरेंट का, वो कहता है जी जनाब ये बहुत दयालु है, तो भाई साहब आपको नौकरी से हम फारिग करते हैं, अब आप यहाँ पे ना आए। एक उतनी देर में एक औरत आ जाती है और आके कहती है कि जी मुझे बर्गर दे दें। वो बर्गर उठा के देता है, कहता है जी मेरी तरफ से फ्री है जी, जाओ ले जाओ, हमारी तरफ से भी फ्री है। वो बर्गर ले जाती है। अब वो थर्ड पार्टी जो है वो उस थर्ड पार्टी जो है वो प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं है पेमेंट करने के लिए। जो रेस्टोरेंट का ओनर था वो कस्टमर से पैसे नहीं निकलवा सकता। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ये कंसीडर कर रही थी कि शायद ये उनका जो जिसने बर्गर दिए वो कौन है, एजेंट है, और वो ऑथराइज है इस काम करने के लिए, बेशक वो ऑथराइज नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 15 देख लीजिए। पारस राइट्स टू तलाल दैट आजम इज ऑथराइज टू सेल हिज कार। पारस प्राइवेटली इंस्ट्रक्ट्स आजम नॉट टू सेल द कार। पारस ने तलाल को क्या कहा कि आजम मेरी गाड़ी बेच सकता है, और आजम को क्या कहा, गाड़ी बेची टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। आजम सेल्स अ कार टू तलाल फॉर रुपीज 4 लाख रुपए। उसने भी गुस्से में आके क्या कर दी, गाड़ी बेच दी 4 लाख रुपए की। द सेल इज बाइंडिंग ऑन पारस एंड आजम हैड ऑन ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी नॉट एक्चुअल अथॉरिटी टू सेल। ठीक है, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी थी कि थर्ड पार्टी का परसेप्शन थी कि ये बंदा ऑथोराइज्ड है। इसके बाद जनाब हम इसकी बात करते हैं एमरजेंसी की, बहुत ज़रूरी है जी। देखिए बेटा, हम कहते हैं कि अगर एमरजेंसी हो जाए, एमरजेंसी की सिचुएशन में जब प्रिंसिपल को लॉस हो रहा हो, तो प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए एजेंट अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जा सकता है। प्रॉफिट दिलवाने के लिए नहीं, लॉस से बचाने के लिए एजेंट क्या कर सकता है, अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जा सकता है, और जितना भी वो जाएगा वो सारे का सारा उसकी अथॉरिटी का हिस्सा समझा जाएगा। मिसाल के तौर पर एक प्रिंसिपल है, बी एजेंट है। ए ने कहा कि जनाब मेरे पास एक ट्रक है वेजिटेबल्स का, आपने ये ट्रक इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचाना है। सब्जियां किसकी हैं, ए की। बी कौन है, सिर्फ एजेंट है जिसने ट्रक को क्या करना है, लाहौर पहुंचाना है। दरमियान में जनाब ऐसी जगह पे ट्रक खराब हो गया कि जिस जगह पे ना ही
कोई पंक्चर वाला था और ना ही कुछ और। सब्जियां थी, आपको पता है कि जनाब एक दिन भी अगर डिले हो जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं। अब बी ने क्या किया, बी को पावर सिर्फ कितनी मिली थी सब्जियां डिलीवर करने की, बेचने की पावर इसके पास नहीं थी। लेकिन क्योंकि अगर वो वेट करता एक आध दिन का रखता सब्जियों को तो सब्जियां खराब हो जानी थी, तो बी ने ए को लॉस से बचाने के लिए क्या किया, सारी की सारी सब्जियां बेच दी, सेल कर दी। ठीक है, अब बेचेगा कैसे? गांव वाले होंगे, उनको बेच देगा। कोई भी बंदा आ सकता है ना भाई, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा बंदा आया कंटेनर वाला, उसने कहा ट्रक वाला, उसने कहा क्या है, कहता सब्जियां मुझे बेच दो, आगे जाके तो बेचना नहीं तो खड़े रहोगे सारा दिन, उसने उसको बेच दी होंगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना भाई। लेट्स सपोज उसने क्या किया जी, बी ने सब्जियां बेच दी, किस मकसद के लिए, अपने प्रिंसिपल को लॉ से बचाने के लिए। तो लॉ कहता है कि जनाब बेशक ये उसकी अथॉरिटी में नहीं था, इट वुड बी कंसीडर्ड कि ये उसके अथॉरिटी का हिस्सा था। ओके लेकिन अगर यहां पे होता कि जनाब बड़े आराम से बी जा रहा है और सब्जियों की कीमत थी 1 लाख रुपए, एक बंदा सी मिला, कहता है कितने की सब्जियां, 1 लाख रुपए की, इतनी दूर जाके बेचना है, 1.5 लाख रुपए की मुझे बेच दो यहीं पे, तुम्हारे प्रिंसिपल को 50,000 का फायदा हो जाएगा। अब अगर ये बेचेगा तो ये क्या करेगा, ये बियॉन्ड द अथॉरिटी जाएगा और प्रिंसिपल इसके लिए लायबल नहीं होगा। ओके क्योंकि एमरजेंसी का मतलब क्या है जी, अपने प्रिंसिपल को लॉ से बचाने के लिए कोई बंदा एजेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जा सकता है। देखिएगा जी, एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। कि इंसान जो एक आम फहम वाला इंसान है, जो वो काम कर सकता है अपने आप को लॉस से बचाने के लिए, अगर वही काम करेगा प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए तो वो उसकी अथॉरिटी का हिस्सा समझा जाएगा, बेशक उसकी अथॉरिटी का हिस्सा वो ना हो। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए जनाब, पाशा कंसाइंस बटर टू अमीन हिज एजेंट। पाशा ने जनाब अमीन को बटर दिया एट लाहौर with directions to send them immediately to बाकिर at रावलपिंडी। उन्होंने कहा जनाब ये बटर है, ये ले जाओ जल्दी से और बाकिर को दे देना रावलपिंडी में, सिर्फ डिलीवर करने के लिए। अमीन noticed that butter might not bear the journey to रावलपिंडी without spoiling। अमीन sold the butter at Lahore to avoid loss। अमीन्स act is valid। उसको पता है जनाब बटर जो है वो खराब हो जाएगा, सारा का सारा पिघल जाएगा गर्मी की वजह से, तो अब उसने क्या किया, लाहौर में उसने बेच दिया अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए। गॉट इट? ले जनाब, दिस वाज योर चैप्टर नंबर 10 और इसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी खत्म हो गया। क्या क्या नहीं पढ़ना? लीगल इश्यूज वही हैं जो मैंने 2 बातें आपको बताई।